अनामिका नाम की 20 साल की लड़की जो नागपुर में रहती थी, वो वड़ा पाव बेचती थी। उसके माँ बाप दोनों बचपन में ही गुजर जाते हैं। जब से उसके माँ बाप की मौत हुई है, वो अकेली जीवन यापन करती है। बचपन में ही उसकी माँ बाप की मौत हो जाती है। माँ बाप के साथ साथ उसका छोटा भाई भी मर जाता है। बेचारी अकेली दर बदर भटकती रहती है। देखभाल करने के लिए कोई नहीं थे। 7 साल की उम्र में वो अपनी छोटी सी खोली में रहकर घर के आंगन में ही एक छोटा सा ठेला लगाकर वड़ा पाव बेचती है। बचपन से ही मेहनत की आदत लगने के कारण वो बहुत सख्त दिल की हो चुकी थी। उसके साथ कोई पंगा लेता था तो वो पटका पटका के मारती थी। जितना वो गुस्सेल थी उतना ही साफ दिल की थी। उसके पास जो भी गरीब बच्चे आते थे उनको मुफ्त में वड़ा पाव खिलाती थी। बूढ़े बुजुर्गों को मुफ्त में वड़ा पाव खिलाती थी। एक तरफ से वो दयामयी थी और दूसरी तरफ से राक्षसी भी। हर कोई उससे डरता था। पुलिस भी उसकी कदर करते थे। कभी वो कायदा कानून के खिलाफ नहीं जाती थी। छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीबों तक, संत से लेकर मुल्लाओं तक सभी आकर उसके पास वड़ा पाव खाते थे। वो हर धर्म को मानती थी और हर इंसान को एक जैसे देखती थी। एक बार उसके होटल में कुछ गुंडे आए और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किए। वो चुपचाप कुछ देर तक सहने लगी। उन गुंडों में से एक आकर जब अनामिका के बाजू में हाथ रखा तो अनामिका तुरंत उसका हाथ बरोड़ के नीचे पटक दी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग आश्चर्य हो गए। अनामिका अपना असली रूप दिखाई। गुंडे से बोली, क्या समझते हो मैं अकेली लड़की हूँ इसलिए मेरे ऊपर हाथ डालोगे? तुम लोग मुझे ठीक से नहीं पहचानते हो। जो लोग हाथ फैला के आते उनको पेट भर के खाना देती हूँ। अगर कोई हाथ उठाने आया तो उसका हाथ तोड़ के हाथ में दे देती हूँ। और प्यार से बात करोगे तो भाई समझकर राखी बांध दूंगी। अगर गलत नजर से देखा तो दुर्गा बनकर संहार करूंगी। अच्छे लोगों के लिए मेरा नाम अनामिका है और तुम जैसे जानवरों के लिए मेरा नाम संहारिका है। तब उन गुंडों में से एक गुंडा आकर उसे धमकाता है, अरे छोरी, लगता है तू हमें पहचानती नहीं है। तू जहाँ पर भी रहती है ना, रात के रात तुझे उठाकर लेके जा सकता हूँ। मेरा नाम गुल्लू दादा है। पूरे इलाके में मुझसे डरते हैं और तू छोरी मुझे क्या करेगी? एक रफ्ता दूंगा था, यहीं के यहीं गिरेगी। चल रे, छोरी को अभी दिखा दे हम कौन है। अनामिका के ऊपर सारे गुंडे टूट पड़ते हैं। अनामिका तब अपना असली रूप दिखाती है। एक एक को पटका पटका के मारती है। ऐसा मारती है कि उनको उनकी नानी याद आ जाती है। गुल्लू दादा के सारे लोग भाग जाते हैं। अकेला गुल्लू दादा बच जाता है। गंजड़ गुल्लू दादा को अनामिका पकड़ लेती है और खूब धोती है। तब गुल्लू दादा अनामिका का पैर पकड़ लेता है। बहन, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई। मैंने सोचा तुम एक आम लड़की हो पर तुम डायन निकली। अनामिका को गुस्सा आया। क्या बोला रे तू? मैं डायन हूँ? नहीं बहन, तुम डायन नहीं हो, तुम तो स्वयं दुर्गा माता हो। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब सुन लो। आज से इसका मैंने नामकरण किया है। आज से इसका नाम गुल्लू दादा नहीं बल्कि उल्लू दादा है। सब बोलो उल्लू दादा, उल्लू दादा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उल्लू दादा का नारा डालते हैं और वो गुल्लू दादा वहाँ से भाग निकलता है। दूर खड़ा रमेश ये नजारा देखता जाता है। रमेश प्रसाद और शारदा का इकलौता बेटा है। वो रोज अनामिका के यहाँ वड़ा पाव खाने के लिए आता था। वड़ा पाव के साथ साथ अनामिका के ऊपर उसको प्यार भी आ गया था, पर इजहार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पर यह नजारा देखने के बाद अनामिका के साथ बात करने की हिम्मत उसने जुटाई। रोज रमेश आकर वड़ा पाव खाता था, लेकिन अनामिका कभी उसे भाव तक नहीं देती थी। उस दिन रमेश सीधा अनामिका के पास जाकर, सुनिए जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कितना वड़ा पाव चाहिए? मुझे वड़ा पाव के बारे में नहीं, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी थी। पर्सनली क्या बात करेगा तू? आज तक किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात नहीं की। खाना है तो वड़ा पाव खा और फुट यहाँ से। पिछले कई महीनों से रोज मैं आपके पास आकर वड़ा पाव खाता हूँ। सिर्फ आपको देखने के लिए यहाँ पर आता हूँ। वैसे आपका वड़ा पाव भी बहुत मशहूर है। उसके साथ साथ आपकी खूबसूरती का भी मैं दीवाना हूँ। आप मुझे बहुत पसंद है जी। एक बार नजर से नजर मिलाकर तो देखिए, मैं भी आपको पसंद आ जाऊंगा। तुझ जैसे कस्टमर यहाँ पे हर रोज आते और मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करते, और तेरे जैसे हजारों लड़के हर रोज प्रपोज मारते। मैंने आज तक किसी के नजरों में नजरें डालकर नहीं देखा है। और तू कौन सा 30 मार खाने रे जो तेरी नजर में नजर डालू? खाएगा तो वड़ा पाव खा
वरना निकल यहाँ से। अनामिका जी, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो सिर्फ आपको पटाने के लिए शायरी मारता फिरूं। मैं दिल से आपसे प्यार करता हूँ, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा हूँ। फिर भी मैं आपके सामने घुटने टेक के पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप हाँ बोलेंगे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार मेरी आंखों में आंख डालकर देखिए, आपको मेरी आंखों में प्यार साफ नजर आएगा। अनामिका उसकी बात सुनकर पिघल जाती है और वो पहली बार किसी मर्द के आंखों में आंखें डालकर देखती है। नजरों से जब नजरें टकराई, अनामिका को भी उससे प्यार हो जाता है। पर अब अनामिका उससे एक शर्त रखती है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त होगी। मैं रोज वड़ा पाव बनाऊंगी। वड़ा पाव बनाने के लिए मुझे कोई नहीं रोकना चाहिए। मुझे वड़ा पाव बनाकर लोगों को खिलाना बहुत पसंद है। इतनी सी बात? मेरे घर में 200 नौकर हैं। रोज सुबह तुम उठकर उन नौकरों के साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी वड़ा पाव बनाकर खिलाओ। अब तो हाँ बोल दो। रमेश और अनामिका जाकर तुरंत मंदिर में शादी कर लेते हैं और रमेश अनामिका को लेकर सीधा घर पहुंच जाता है। शारदा को अनामिका बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर प्रसाद अनामिका को बहुत पसंद करता है। घर के नौकर चाकर सभी अनामिका के दीवाने हो जाते हैं। सुबह होते ही बहुरानी बहुरानी कहते हुए उसके चारों ओर घूमते फिरते हैं। कुछ ही दिनों में उस घर में अनामिका की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। बेचारी शारदा कुछ करके भी कुछ कर नहीं पाती। वो किसी भी कीमत पर अनामिका और रमेश को अलग करना चाहती है। एक दिन वो एक ढोंगी बाबा को घर पर बुलाती है। ढोंगी बाबा घर पर आकर तमाशा करता है। शारदा जी, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। आपके घर में अब एक बुरी आत्मा आ गई है, जिसको आपके घर से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो आपके पूरे घर को मिटा देगी, आपको बर्बाद कर देगी और आपके पूरे परिवार को तबाह कर देगी। मेरी बात मानिए, आप उस आत्मा को अभी के अभी घर से निकाल दीजिए। तब शारदा मासूम बनकर उस बाबा से पूछी, पर बाबा जी, हमारे घर में कम से कम 300 लोग रहते, 200 नौकर, ड्राइवर 50 और घर वाले 20 लोग रहते, और बाकी आने जाने वाले 50। इनमें से कौन किसको पहचानेगा कौन सी बुरी आत्मा है? आप फिक्र मत कीजिए, आप सभी लोगों को मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए। पहली ही नजर में मैं पहचान लूंगा कि कौन इनमें से बुरी आत्मा है। बाबा की कहे मुताबिक शारदा सभी को बाबा के सामने खड़ा करती है। सबको देखने के बाद बाबा आखिर में आकर अनामिका को देखता है। बाबा अनामिका के और गौर से देखकर अनामिका के और उंगली उठाता है। शारदा जी, आपके घर में जो बुरी आत्मा है ना, वो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है। ये लड़की एक दिन भी यहाँ रहेगी तो आप सब लोग तबाह हो जाएंगे। तुरंत आप इसको बाहर निकालिए। प्रसाद, रमेश के साथ साथ सभी लोग आश्चर्य हो गए। सभी के मुंह पर ताले लग गए। रमेश को करना क्या है समझ में नहीं आया। अब अनामिका को घर से निकाले या घर पर रखे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शारदा को लगा कि मेरी जीत अब पक्की है। तब उसकी आवाज निकली, मुझे पहले दिन से ही पता था। जब से ये लड़की मेरे घर पे आई, उसी दिन से मुझे पता लग गया था कि ये लड़की अच्छी नहीं है। मुझे इसके चाल चलन से पहले दिन से शक हुआ था। सबको आते ही, पलक झपकाते ही इसने अपने वश में कर लिया था। इतनी जल्दी सबको वश में कर लेना कोई आम बात नहीं है। ये काम कोई देवता कर सकता है या कोई चुड़ैल, और ये जहाँ से आई है वहाँ पे कोई देवता तो रहता ही नहीं होगा। यह चुड़ैल है, चुड़ैल। इसे अभी के अभी मेरे घर से निकालना होगा, वरना ये हम सबको बर्बाद कर देगी। घर पर मौजूद सभी लोग खामोश हो जाते हैं। किसको क्या बोलना है समझ में नहीं आता है। रमेश भी चुपचाप खामोश होकर अपना सर झुका लेता है। शारदा अनामिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब अनामिका शारदा के हाथ को पटका के उनके घर में मौजूद 55 इंच का टीवी ऑन करती है। टीवी जब ऑन होता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। शारदा टीवी में उस ढोंगी बाबा से बात करती है। तुम कुछ भी करो, उस अनपढ़ गंवार लड़की को इस घर में रखना नहीं है। कुछ न कुछ करके उसको इस घर से बाहर निकाल दो। इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मेरा बेटा उसके जाल में फंसा है। एक बार वह उसके माया से बाहर निकल आएगा
तो उसकी शादी मैं किसी अमीर खानदान की लड़की से करवा दूंगी। अनामिका तब टीवी बंद करती है। घर के पूरे सदस्य हक्का बक्का होकर शारदा की ओर देखते हैं। तब अनामिका शारदा से, माँ जी, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं अनपढ़ हूँ, मगर मेरे पास तेज दिमाग है। मैं इस घर में जिस दिन आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि आप कोई ऐसी नीच हरकत करेंगी। मैं 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखी हुई थी। देखा, आपने जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में आप खुद ही गिर गई। मुझसे पंगा लेना आप ही को भारी पड़ गया ना माँ जी। घर के पूरे सदस्य आकर अनामिका से माफी मांगे और उस ढोंगी बाबा को मार मार के घर से भगाए। और शारदा आकर अनामिका से माफी मांगी और अनामिका भी माफ कर दी। उस दिन के बाद सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। भुजंगपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। प्रसाद का स्टील बिजनेस हुआ करता था। प्रसाद ने खूब पैसा कमाया, करोड़ों का मालिक था वो। उसकी बीवी शारदा बहुत ही घमंडी और लालची औरत थी। वो गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों के जैसा देखती थी। उन दोनों का इकलौता बेटा रमेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसको पैसे का जरा भी घमंड नहीं था। वो हमेशा गरीब लोगों के साथ घूमता था और उनके साथ ही दोस्ती करता था। उसके जितने भी दोस्त हैं सभी मोहल्ले के आम लोग हैं। वो 21 साल का नौजवान था। उसका बर्ताव देखकर एक दिन उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर उससे बोली, अरे नालायक, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि इन गली मोहल्लों के लावारिस लड़कों के साथ मत घूम। तू अपनी औकात भूलकर इन लोगों के साथ क्यों दोस्ती कर रहा है? तुझे किस भाषा में समझाना होगा ये मुझे पता नहीं चल रहा है। करोड़ों का मालिक है तू। आगे जाकर तुम्हारे पापा के साथ तुझे कारोबार संभालना होगा और तू ऐसे आवारा लड़कों के साथ घूमता है। तुझे शर्म नहीं आती है? बिरादरी के सारे लोग छीतू कर रहे हैं मुझे। मेरी बात मान, दोस्ती करने के लिए बहुत अमीर लोग हैं। अपने मुताबिक दोस्ती करना। बाबा तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बाबा, उनके साथ घूमना छोड़ देना। रमेश को अपने दोस्तों के बारे में ऐसा बुरा भला कहना उसे पसंद नहीं आता है और वो गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने भी आपको बहुत बार समझाया है कि मेरे दोस्तों के बीच आप पड़ा मत करो। दोस्ती औकात देखकर नहीं की जाती है। मैं जिन दोस्तों को चुना हूँ वो मेरे लिए जान दे सकते हैं। आपका ये करोड़पति के औलाद जो है ना, वो जान लेने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन किसी के ऊपर जान छिड़कने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप आज के बाद मेरे और मेरे दोस्तों के बीच मत आइए, प्लीज माँ, प्लीज। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सच में बिरादरी में हमारा नाक कट रहा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मल्टी कंपनी का बेटा है तू। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जरा तो कदर कर, अपने बाप का इज्जत का तो ख्याल कर। बेटा सुन ले, बेटा मान ले, बेटा मेरी बात मान ले बेटा। उनके साथ घूमना छोड़ दे बेटा। रमेश मगर अपनी माँ की बात को बिना सुने वहां से निकल जाता है। रमेश अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से बहुत प्यार करता है। अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो डरती है कि रमेश बहुत अमीर है। क्या उन दोनों की जोड़ी कभी बन सकती है? इस बात का डर उसको हमेशा सताया जाता था। एक दिन अनामिका रमेश से, देखो रमेश, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर हम दोनों की जोड़ी को तुम्हारे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा कहाँ मानो, मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम अपनी बिरादरी की किसी अमीर लड़की से शादी करके खुश रहो। यहाँ तक का सफर हमारे लिए ठीक है। इसके आगे हमने एक भी कदम बढ़ाया तो हमारे लिए नुकसान होगा। तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। जबकि एक अमीर घर के लड़के के साथ एक गरीब घर की लड़की घूमती है तो गरीब लड़की के ऊपर उंगलियां उठती है। मुझे भूल जाओ, मेरा कहाँ मानो। अनामिका की बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के साथ साथ दुख भी होता है। और वो दुख में अनामिका से ये कहता है, तो तुम ये सोचती हो कि तुम गरीब हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। पर अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब कुछ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे साथ शादी करूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत
हम दोनों को शादी करने से रोक नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ कौन रोकेगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों सीधा घर आ जाते हैं। शारदा और प्रसाद दोनों उन दोनों की जोड़ी को देखकर परेशान हो जाते हैं। प्रसाद दोनों को आशीर्वाद देकर चुपचाप घर के अंदर निकल जाता है। शारदा अनामिका को बहू का दर्जा नहीं देती है। दिन बीतते जाते हैं। शारदा दिन ब दिन अनामिका को घर में नौकरानी की तरह बर्ताव करती है। वो कभी अपने पति रमेश को शिकायत का मौका नहीं देती है। घर में किटी पार्टी जब होती है तब शारदा अनामिका को नौकरानी के जैसा बर्ताव करती है। सब औरतों के सामने उसको बुरा भला कहती है और सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा बनाती है। एक दिन ऐसे ही किटी पार्टी में शारदा अनामिका से बुरा बर्ताव करती है। अरे ओ चुड़ैल, इन लोगों के लिए खाना परोस, और खाना परोसने के बाद आकर मेरे पैर दबा। जा, देख क्या रही है कलमुई। अनामिका चुपचाप रसोई घर में जाकर सबके लिए खाना लेकर आकर मेहमान को खाना परोसती है और खाना परोसने के बाद शारदा का पैर दबाती है। पैर दबाते वक्त शारदा और रुबाव से बर्ताव करती है। अरे कमीनी, तेरे माँ बाप ने ठीक से पैर दबाना भी नहीं सिखाया है क्या? कौन सी दवाई पिलाकर मेरे बेटे को तूने फंसाया है? पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया। तुझ जैसी औरतें तो हमारे घर की नौकरानी के लिए भी हैसियत नहीं रखते, और तू मेरी बहू बनकर मेरे सामने रुबाव दिखा रही है। मुझे शर्म आ रही है सबके सामने तुझे बहू बुलाने के लिए। याद रखना, मैं मेरे घर में तुझे ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी और तेरी कोख में से हमारे घर का वारिस पैदा नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी साली। शारदा रोज अपने बेटे को रात में दूध में दवाई मिला देती थी ताकि वो जल्दी सो जाए और बेटे और बहू के बीच कुछ संपर्क ना रहे। अनामिका को सब कुछ पता होकर भी वो कुछ नहीं कर पाती थी। बेचारी रोज एक कोने में बैठकर रोती रहती थी। ना वो अपने पति को शिकायत करती थी और ना ही घर में किसी और से कुछ बोलती थी। प्रसाद उसका दुख समझता था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो चाहकर भी कुछ मदद नहीं कर पाता था। एक बार शारदा के घर पर कुछ औरतें आती हैं। उन औरतों में से एक औरत शारदा से, शारदा जी, इस बार हमारे मोहल्ले में लेडीज कंपटीशन रखा जाएगा और आयोजन में आप ही जीतते आ रही है। आप जिन औरतों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए चुनती है वही औरतें हमेशा जीतती है। तो इस बार आप क्या करेंगे? क्योंकि आप जिस दावेदार को खड़े करते थे वो दावेदार तो गाँव चली गई है। उस लड़की के अंदर सारे हुनर थे, वो सभी को चुटकी में हरा देती थी। लगता है शारदा जी, इस बार आपका नाक जरूर कटने वाला है। इस बार तो हमारा पल्ला भारी है, हम ही जीतने वाले हैं। देख लीजिए शारदा जी। उस औरत की बात सुनकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे बोलती है, शारदा का नाक कटेगा तो गला कटने के बराबर है। आज तक शारदा को ना कभी कोई हराएगा ना हरा पाएगा। शारदा को हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। होगा तो इस बार मैं खुद लड़ूंगी और अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी। लगाओ जितना शर्त लगानी है, मैं खुद जीतूंगी। शारदा जी, आपकी उम्र तो देखिए जरा। क्या आप जवान लड़कियों के साथ दौड़ पाएंगी, या आप जवान लड़कियों के साथ लड़ पाएंगी, या उनके साथ कूद पाएंगे? मजाक मत कीजिए, ये खेल है, पैसों का खेल नहीं है। मजाक मत समझिए। दौड़ते दौड़ते आप ऊपर चले जाएंगे, आपकी सांसें अटक जाएंगी। याद रखना, ये आखिरी खेल होगा आपका। शारदा का नाक कटेगा तो गला कटने के बराबर है। आज तक शारदा को ना कभी कोई हराएगा ना हरा पाएगा। शारदा को हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। होगा तो इस बार मैं खुद लड़ूंगी और अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी। लगाओ जितना शर्त लगानी है, मैं खुद जीतूंगी। शारदा जी, आपकी उम्र तो देखिए जरा। क्या आप जवान लड़कियों के साथ दौड़ पाएंगी, या आप जवान लड़कियों के साथ लड़ पाएंगी, या उनके साथ कूद पाएंगे? मजाक मत कीजिए, ये खेल है, पैसों का खेल नहीं है। मजाक मत समझिए। दौड़ते दौड़ते आप ऊपर चले जाएंगे,
आपकी सांसें अटक जाएंगी। याद रखना, ये आखिरी खेल होगा आपका। अनामिका शारदा की बात सुनकर खुद फैसला लेती है कि वो खुद पार्टिसिपेट करेगी और बिना शारदा को बताए वो अपना नाम दाखिल कर देती है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन में शारदा भी पार्टिसिपेट करती है। पहले ही राउंड में शारदा बाहर निकल जाती है और शारदा को बहुत दुख होता है, पर शारदा की तरफ से साझेदारी लेने वाली अनामिका हर एक औरत को वहां पर हराती है। अनामिका के गेम को देखकर वहां के मौजूद सारे लोग उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज जाती है। हर तरफ अनामिका अनामिका का नारा गूंजता है। अब शारदा का सर फक्र से ऊपर उठता है। कंपटीशन में हर गेम में अनामिका को फर्स्ट प्राइज मिलता है। कलेक्टर के हाथों अनामिका को अवार्ड मिलता है। शारदा सब लोगों के सामने अनामिका को सीने से लगाती है और वो माइक के सामने आकर अनामिका को अपना बहू स्वीकार करती है। मुझे माफ कर देना अनामिका, मैंने इंसान के अंदर का हुनर कभी नहीं देखा। मैंने पैसों की ही कदर की है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सबके सामने मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए, ये मेरी बहू अनामिका है। अनामिका, अनामिका की जय हो, ये बहू है मेरी। इतना कहकर शारदा अनामिका को गले लगाती है और वो दोनों हंसी खुशी घर पर जाते हैं। उस दिन के बाद वो सास बहू के जैसा नहीं बल्कि माँ बेटी के जैसा रहने लगते हैं।